तो ये एक और रेजोनेंस की प्रॉब्लम है, ज़रा इसको देखते हैं। इसमें क्या है, एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है सर्किट शोन इन द फिगर इज एनर्जाइज्ड बाई यहाँ ए साइनोसॉइडल वोल्टेज। तो मतलब यहाँ पे एक साइनोसॉइडल वोल्टेज V1 अप्लाइड है किसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे, उस वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसा है कि विच कॉजेज रेजोनेंस विद द करंट आई। मतलब ये वाला वोल्टेज जो है यहाँ पे एक साइनोसॉइडल, ये वाला एक साइनोसॉइडल वोल्टेज है और उस वाली फ्रीक्वेंसी पे मतलब ये साइनोसॉइडल वोल्टेज जो है उस साइनोसॉइड का फ्रीक्वेंसी ऐसा है कि इस वाले वोल्टेज और इस वाले करंट के बीच में रेजोनेंस हो रहा है इन सारे एलिमेंट्स की वजह से। ठीक है, इस सर्किट में जो एलिमेंट की इंडक्टर भी है इसमें और कैपेसिटर भी है। तो इस सर्किट में सोर्स से जो जाने वाला वोल्टेज और सोर्स से जाने वाला करंट जो है वो दोनों फेज में है। रेजोनेंस का मतलब क्या है कि सोर्स जो है उसको ऐसा लगेगा कि वो किसी रेजिस्टिव सर्किट को पावर दे रहा है। तो यहाँ पे जो है V और I अगर फेज में है तो आपको बताना है कि इसका फेजर डायग्राम क्या होगा। ठीक है, तो फेजर ड्रॉ करने के लिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। उसने बोला कि इस यहाँ पे साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाइड, साइनोसॉइडल वोल्टेज है तो हम मान लेते हैं ये वाला वोल्टेज जो है वो किसी V1 एंगल 0 पे होगा। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज अगर V1 एंगल 0 पे है तो इसका ज़रा ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं तो ये वाला V1 एंगल 0 पे है, तो V1 जो है वो क्योंकि फेजर जब भी ड्रॉ करते हैं तो एक हमको रेफरेंस चाहिए होता है कोई, उसके रिस्पेक्ट में बाकी फेजर्स का पोजीशन डिसाइड करते हैं। तो हमको पता है वो फेजर क्या होता है, उस सारे के सारे ये रोटेटिंग वेक्टर्स, उन सब वोल्टेज करंट इन सबको एक साथ ड्रॉ करेंगे तो उन सब का किसी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे रोटेटिंग वेक्टर्स का डायग्राम जो है उसको फेजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज जो है उसमें जितने भी करंट होंगे, इसमें करंट क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, उन सबको एक साथ ड्रॉ करेंगे, एक साथ ड्रॉ करेंगे, उसको क्या कंबाइंडली क्या बोलेंगे, फेजर, और वो सारा का सारा सिस्टम रोटेट कर रहा होगा। तो जरा एक उसमें क्या होता है, उन बाकी के अक्रॉस वोल्टेज करंट जो है वो किसी एक वोल्टेज या करंट जिसको फेज रेफरेंस लेते हैं उसके रेस्पेक्ट में डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो ये V1 जो है सोर्स वाला जो है उसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में बाकी का करंट और वोल्टेज जो है उनका फेजर बनाना है। ठीक है, तो ये वाला V1 अगर मान लेते V1 एंगल 0 है तो, और ये बोल रहा है कि सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी पे ये सोर्स ऑपरेट हो रहा है कि सर्किट में ये मतलब वोल्टेज और करंट जो है वो फेज के अंदर है। तो अगर ये दोनों एक फेज में है तो I जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन I का मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट को सोल्व करेंगे तो उसका V डिवाइड बाई इम्पीडेंस I निकल के आएगा ना। तो हम मान लेते हैं उसका इम्पीडेंस, उसका जो है मैग्नीट्यूड कुछ V1 से जो है वो छोटा होगा या बड़ा भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन वो फेज में जो है जो I होगा वो इस वोल्टेज, ये वाले जो सोर्स वोल्टेज है उसके साथ में फेज में होगा। ठीक है, तो I भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 अपने आप में बता दे रहा है ये वाले लोकेशन। ठीक है, तो V1 और I1 जो है, V1 और I ये दोनों तो फेज में होंगे। अब V1 और I फेज में होंगे तो बाकी का वोल्टेज देखते हैं ज़रा, ये वाला वोल्टेज, इससे जाने वाला करंट और इनका क्रॉस वोल्टेज, वो सब भी ड्रॉ करते हैं। तो ये जो I फ्लो हो रहा है, यही I जो है वो इस सर्किट के अंदर से कंप्लीट फ्लो हो रहा है। तो ये I जो है इस रेजिस्टेंस में से भी फ्लो हो रहा है, इंडक्टर में से भी फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर में से भी फ्लो हो रहा है, और फिर ये वाला लूप कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको बताना है ये कंबाइंड वोल्टेज जो है इसको भी ड्रॉ करना है। तो ये जो I इसमें से फ्लो हो रहा है, अब इसमें देखो ये वाला I जो है वो इंडक्टर में से भी जा रहा है और कैपेसिटर में से भी जा रहा है। अब इसका सिंपल सा लॉजिक है, देखो इंडक्टर का कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है और कैपेसिटर का करंट जो होता है उन दोनों में 90 डिग्री का फेज होता है, लेकिन उसमें करंट जो है वो कैपेसिटर के वोल्टेज को लीड करता है। मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज जो है इस करंट से लैग करेगा। तो ये वाला करंट अगर इसका फेजर हमको पता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इस करंट से 90 डिग्री पीछे होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर के वोल्टेज से ये करंट 90 डिग्री आगे होगा। तो कैपेसिटर वाला वोल्टेज जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक बार हम बिना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के हम ये वाला सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो वो नहीं दिया होता इसमें कि वोल्टेज सोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, मान लो कि एक बार रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये VC जो होगा, VC का डायरेक्शन जो होगा वो ये वाला होगा, मतलब I से 90 डिग्री पीछे होगा। ऐसे ही ये सेम I जो इंडक्टर में से भी फ्लो हो रहा है और सेम I इंडक्टर में से ही फ्लो हो रहा है, तो हमको पता है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर से जाने वाला करंट दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, लेकिन इंडक्टर का करंट जो है वो इंडक्टर के वोल्टेज से लैग करता है। ठीक है, तो ये I अगर यहाँ है तो इंडक्टर का वोल्टेज लीड करेगा, मतलब इंडक्टर का वोल्टेज अगर इसके करंट से लीड करेगा तो इंडक्टर का वोल्टेज कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में। तो VL VC इस डायरेक्शन में आ गए। अब आपको बताना है कि ये कंबाइंड वोल्टेज V2 जो है, अच्छा इस रेजिस्टेंस में से जो वोल्टेज आ रहा होगा, ये रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस भी तो कुछ वोल्टेज होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर का तो हमने निकाल दिया, इसके अक्रॉस भी तो कुछ वोल्टेज होगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है तो ये करंट सेम इसमें से भी जा रहा है, तो इसके अक्रॉस जो, ये तो रेजिस्टिव है, तो ये वाला करंट और ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो दोनों सेम फेज में रहेंगे। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है
वो वी आर है, इसके अक्रॉस वी एल और इसके अक्रॉस वी सी मान ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला है ना, ठीक है। तो ये वी आर जो होगा वो आई के साथ फेज में होगा। अब वी टू जो होगा, वी टू क्या होगा, वी आर मतलब फेज के साथ में ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब वेक्टर, हाँ इनको मतलब फेज के साथ में तो वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडक्टर का वोल्टेज प्लस ये कैपेसिटर का वोल्टेज, तो V2 जो होगा वो टोटल ये होगा। अब यहाँ वाले फेजर में अगर हम देखें, यहाँ वाले फेजर में इन तीनों का जो सम होगा वो V2 होगा। तो इन तीनों का सम कहाँ पे है, देखो VL और VC और V2, इन तीनों का सम कहाँ पे आएगा, वो चीज़ डिपेंड करेगी कि ये वाले वोल्टेज में से कौन सा वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मान लो इस वाले सर्किट के अंदर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से ज़्यादा हुआ, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है, इंडक्टर वाले वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अगर कैपेसिटर वाले वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हुआ, तो नेट वोल्टेज इन दोनों का जो है वो ऊपर की तरफ में आएगा। VL माइनस VC जो है या VL प्लस VC जो है वेक्टर फॉर्म में एडिशन करेंगे तो नेट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, और नेट इस डायरेक्शन में आएगा तो इन दोनों का नेट जो है वो आया ऊपर में, और वो एडिशन हो रहा है VR के साथ में। तो ये कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में आया, इन दोनों का नेट, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो V2 जो आएगा ना उस केस में वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा। कब, ये वाली कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है, जब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में। पहला वाला केस तो ये वाला ले लो, ठीक है। अब दूसरा वाला केस क्या है, दूसरे वाले केस में ऐसा हो सकता है कि VL जो है उसका मैग्नीट्यूड लेस देन हो VC से। अगर VC से कम होगा तो नेट वोल्टेज जो आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब VL प्लस VC का कंबाइंड जो है वो नीचे की तरफ आएगा, और कंबाइंड नीचे की तरफ आएगा तो VR प्लस उन दोनों का नेट, मतलब ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा दूसरे वाले केस में, ठीक है। ये वाला आया केस 1 में, और ये वाला आएगा V2, अरे VR क्यों लिख रहे हैं इसको, V2 है, ठीक है, ये आएगा केस 2 में, ठीक है। तो V2 जो है केस 2 में इस डायरेक्शन में आएगा, वो इन दोनों की डिपेंडिंग अपॉन दीज वोल्टेज। लेकिन इसने बोला है, देखो अब यहाँ पे एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते ना एग्जैक्ट फेजर कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि इधर भी हो सकता है V2, इधर भी हो सकता है, लेकिन इसने बोला है कि सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड है ना वो इस सर्किट के अंदर रेजोनेंस करवा रही है। मतलब रेजोनेंस करवाने का मतलब इंडक्टर का इस रेजोनेंस करवाने का मतलब सोर्स जो है उसको टोटल इंपीडेंस जो दिखेगी वो रेजिस्टिव दिखेगी, और टोटल इंपीडेंस रेजिस्टिव दिखेगी तो उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो इसका रेजिस्टेंस कुछ मान लो, इसका रेजिस्टेंस कुछ मान लो, और पूरी इंपीडेंस सोर्स के अक्रॉस निकालोगे तो वो आएगा नेट रेजिस्टेंस प्लस J टाइम्स XL माइनस XC, ठीक है। लेकिन ये सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस तो इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, मतलब XL और XC दोनों बराबर हैं। मतलब ये वाला XL और XC अगर दोनों बराबर हैं तो XL और XC बराबर है, तो ये वाला दोनों वोल्टेज जो है वो एक दूसरे को नेट कैंसिल कर रहा होगा। तो अगर ये दोनों मतलब इन्हें मतलब तीसरा कंडीशन क्या है केस 3, केस 3 के अंदर व्हेन सर्किट इज इन रेजोनेंस, ठीक है। तो सर्किट में जब रेजोनेंस हो रहा है उस केस में क्या होगा, VL और VC एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो VL और VC एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो ये होगा VL, उनका वैल्यू जरूर कुछ ना कुछ होगा बट उनका मैग्नीट्यूड और फेज ऐसा होगा कि वो दोनों एक दूसरे को नेट कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये VC आ गया, ये V1 था इधर में, और ये I1 था, ठीक है, ये I था। तो इनका एग्जैक्ट हमको मालूम है, और ये वाला रेजोनेंस की कंडीशन में अगर ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ये वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देने का मतलब ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये जो V2 आएगा ना नेट, वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और V2 अगर इस केस में मतलब VL इक्वल टू VC है, तो VL इक्वल टू VC है, तो V2 जो होगा वो किसके अक्रॉस होगा, V2 जो होगा वो उस VR के अक्रॉस में होगा, VR के बराबर होगा, ठीक है, फेजर में। V2 अगर VR के बराबर में होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो वाला VR जो है, वो वाला वोल्टेज और वो I जो आ रहा है वो रेजिस्टर में से जा रहा है, तो वो दोनों सेम फेज में आता है। इसका I का डायरेक्शन इधर है तो VR का डायरेक्शन भी इधर होगा, और VR का डायरेक्शन इधर में होगा, तो हम बोल सकते हैं कि VR और V2 दोनों बराबर हैं, मतलब V2 का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका सर्किट का ड्रॉ करेंगे तो वहाँ VR वो VL और VC तो अपन ने माने हैं ना, तो उन्होंने डायरेक्शन बता दिया अपन को कि V2 की कौन सी डायरेक्शन है। अच्छा, ये वाला पूरा जो सर्किट है ना, ये वाला फेजर हमने इसमें सर्किट नहीं, मतलब ये वाला फेजर जो ड्रॉ किया है हमने, ये तो ऐसे वाले मतलब वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। एक्चुअल में ये कैसा है फेजर,
ये इन सब का बनाएंगे तो ये एक अलग सर्कल में, ये वाला और ये वाला जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के सर्कल में घूम रहे होंगे। मतलब इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये VL और VC सेम मैग्नीट्यूड के सर्कल में घूम रहे होंगे। I जो है वो अपने मैग्नीट्यूड के सर्कल में घूम रहा होगा, ठीक है। V2 जो है वो अपने मैग्नीट्यूड के सर्कल में घूम रहा होगा। ऐसे ही V1 जो है वो अपने में, क्योंकि सब के सब साइनोसॉइड है ना, और सबके साइनोसॉइड है तो उनका फेजर जो ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, साइनोसॉइडल इक्वेशन जो होती है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो फेजर ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, ओमेगा से रोटेटिंग वेक्टर होते हैं। ये सारे वेक्टर किसी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं लेकिन अलग अलग सर्कल्स के अंदर, तो उनको एक साथ ड्रॉ करेंगे तो वो काफ़ी मैसी हो जाएगा। इसलिए हम वेक्टर जो फेजर डायग्राम हम बुक्स में ड्रॉ कर किया हुआ देखते हैं वो इस तरीके की फॉर्म का दिया हुआ होता है, क्योंकि इस तरीके का ड्रॉ तो बहुत मैसअप हो जाएगा, तो इसलिए हम इस तरीके की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअल डायग्राम जो था फेजर का वो कौन सा था, आप V1 इस डायरेक्शन में, VC इधर, VL इधर, और दोनों मैग्नीट्यूड में कैंसिल कर दे रहे हैं। कैंसिल कर रहे हैं तो V2 जो है वो VR के बराबर हो गया। V2 VR के बराबर है तो VR रेजिस्टिव है, तो वो उसके साथ में I के साथ में फेज में होगा, तो VR भी इधर में होगा, और VR इधर में होगा तो V2 भी इधर में होगा, ठीक है। तो ये एक आसान सी प्रॉब्लम थी। और वेक्टर की प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ पुराने प्रीवियस ईयर वाले में, जो अच्छी सी और जिसको एक्सप्लेन करने में कुछ सीख सके, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम के लिए आज के लिए धन्यवाद।